अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैस ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बस खैर वफियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मीज़ान बैंक ऑफ पाकिस्तान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की ज़ेर निगरानी मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं और किस तरह आप लोग अपने लिए घर के लिए या आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना क्योंकि इसके अंदर 10 आपको पेजेस फिल करने होंगे और मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा और यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ फॉर्म होंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखना है और कोई भी पार्ट आपने इसका स्किप नहीं करना क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको पढ़ा है, मुझे खुद काफ़ी टाइम के बाद समझ आया है कि इसको किस तरह फिल करना है, इसलिए मैं आपके लिए फॉर्म लेकर आया हूँ। तो आपको भी मुझे पता है कि समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा। सो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फिल करने का तरीका बता देता हूँ। इस तरह का फॉर्म आपके सामने होगा तो आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है। सबसे पहले आपने ऊपर डेट लिखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन नंबर है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो कास्ट हाउसिंग फाइनेंस एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मैं आपको वीडियो के अंदर सबूत के साथ ही बताऊंगा कि ये वाकई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी, सहूलत के हसूल का मकसद कि आप किस लिए ये लोन लेना चाहते हैं। आप ख़रीदारी करना चाहते हैं यानी घर की या प्लाट की ख़रीदारी करना चाहते हैं, या उसके अलावा आप प्लाट ख़रीद कर उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, या सिर्फ आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, प्लाट आपके पास पहले से मौजूद है। तो आपने इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके अंदर आपने चेक मार्क लगा देना है, यानी आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दरख्वास्त करदा रकम कि आप लोग कितनी जो है रकम लेना चाहते हैं, ठीक है, कितना लोन आपको चाहिए आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने टेन्योर लिखना है कि आपको कितनी मुद्दत के लिए ये लोन चाहिए, तो आपने उतने साल यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि दरख्वास्त गुजार की अपनी शराकत बजरिया इक्विटी रुपए, कि आप रुपए के अंदर कितनी इक्विटी यहाँ पर देंगे। यानी अगर आप 10 लाख दे रहे हैं तो अगर आपकी जो मलकियत सॉरी आपकी जो प्लाट है या घर की कीमत है वो अगर 10 लाख रुपए है तो आप उसके अंदर अपनी तरफ से कितने पैसे देंगे और बैंक से कितने पैसे लेंगे। अगर आप 5 लाख अपनी तरफ से देना चाहते हैं और 5 लाख बैंक की तरफ से लेना चाहते हैं लोन, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जितनी रकम आप देना चाहते हैं। उसके अलावा आपसे बैंकिंग रिलेशन पूछेगा कि क्या आप बैंक की मौजूदा सारिफ हैं, कि आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो आपने लिख देना है। फिर अगर होगा तो आपने आगे अकाउंट नंबर भी लिखना होगा इसी बैंक का, मिजाज बैंक का। अगर नहीं है तो फिर आपने इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने अपनी ज़ाती तफसीलात देनी होगी जिसके अंदर आपने अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। अगले बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पर अपना जेंस सेलेक्ट करना होगा कि आप मर्द हैं या औरत हैं। उसके बाद आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद CNIC इशू डेट के, यानी आपको कब ये शनाख्ती कार्ड जारी किया गया था वो वाली डेट आपने लिखनी होगी। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट यानी जो तारीख़ तनसीह है वो लिखनी होगी। उसके बाद अज़दवाजी हैसियत के आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, तलाक़ याफ्ता हैं, बेवा हैं या रंडवा है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स के आपके ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है। उसके अलावा रिहाइश की नौइयत के आप अभी जहाँ पर रह रहे हैं वो आपकी जो रिहाइश है वो क्या है, यानी आप सुकूनत पज़ीर पाकिस्तानी हैं यानी रेजिडेंट पाकिस्तानी है या नॉन रेजिडेंट है, या इसके अलावा कोई है तो उसकी आपने आगे स्पेसिफाई करना है, उसकी वजाहत करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिखना होगा। उसके अलावा फादर का नाम लिखना होगा या अपने शरीक हयात का नाम लिखना होगा, यानी शोहर का नाम या वालिद का नाम लिखना होगा। पासपोर्ट आपके पास अगर नहीं है तो फिर आपने पासपोर्ट नंबर वाला हिस्सा खाली छोड़ देना है। ये उन लोगों के लिए जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यानी वो बैरून मुल्क रहते हैं लेकिन हैं वो पाकिस्तानी। उसके अलावा आपने फिर अपना नीचे CNIC लिखना होगा। ठीक है, किसका CNIC लिखना होगा, अपने वालिद का या शरीक हयात का लिखना होगा। इसी तरह आपने आगे अपनी वालदा का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपने अपनी तालीमी काबिलियत बताना होगी कि जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है तो ये आपने सेलेक्ट करनी है। अगर दीगर के अंदर अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, BS किया हुआ है या कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपने अपने इदारे का नाम लिखना होगा जहाँ से आपने तालीम हासिल की है। उसके बाद आपने अपनी मौजूदा रिहायशी पता लिखना होगा। उसके बाद आपने फिर लिखना होगा कि आप जिस घर में रह रहे हैं मौजूदा घर वो कौन सा घर है, यानी आपकी ज़ाती मलकियत है, आप किराए के घर में रह रहे हैं या आपके वालदैन का कोई घर
घर है या आप जो है जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं, या अदर्स के अंदर आपने सेलेक्ट कर देना है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे रह रहे हैं या आपने किसी से रेंट लिया हुआ है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर माहाना किराया आपने लिखना होगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि रिज़ाइडिंग सेंस कि आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं इस घर के अंदर, तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपना मुस्तकिल रिहायशी पता लिखना है। मुस्तकिल रिहायशी पता तब आपने लिखना है अगर आपका मौजूदा रिहायशी पता और मुस्तकिल रिहायशी पता एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो फिर आपने दोनों को लिखना है। लेकिन अगर आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता दोनों एक हैं तो फिर आपने मौजूदा रिहायशी पता ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका जो जो प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस है कि आप तरजीही डाक का पता क्या रखना चाहते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको मेल्स वगैरह आएँ, यानी आपके जितने भी डाकखाने का जो जितने भी क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपके किस पते पर आएँ, यानी आपके रिहायशी पते पर आएँ या दफ्तर के जो एड्रेस है उसके ऊपर आएँ, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे अपना साइन कर देना है। अभी आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर, और यहाँ से फिर ये आपसे आपकी मुलाजमत की तफसीलात पूछेगा कि, और यहाँ पर आपने बहुत ही केयरफुली आपने इसको फिल करना है। वो क्यों फिल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ही पेज के ऊपर आपको 3 मुख्तलिफ जो है फॉर्म देखने को मिलेंगे, और आपने तीनों को नहीं फिल करना बल्कि एक को फिल करना होगा। सबसे पहले अगर आप तनख्वाहदार तबके के लिए हैं, ठीक है, तनख्वाहदार तबके वाले अफराद हैं, तो फिर आपने ये जो आपके सामने ये वाला फॉर्म है इसको आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने अपने पेशा या रोज़गार लिखना है। उसके बाद आपने अपनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखनी है कि आपकी जो मुलाजमत है उसकी क्या किस्म है। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, परमानेंट है, या आप एडॉक जो है डेपुटेशन में हैं, या दीगर। इसके अलावा आपने यहाँ पर जो होगी वो लिख देनी है। उसके बाद आपकी कंपनी का नाम, आजिर का नाम या पता लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर इज़, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट के इदारे में आप काम कर रहे हैं, नीम हुकूमती इदारा है, ठीक है, या इसके अलावा वो निजी इदारा है यानी प्राइवेट इदारा है, या इसके अलावा दीगर कोई है, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना ओहदा और शोबा लिखना है। उसके बाद आपने अपना ओहदा संभालने की तारीख लिखनी है। उसके अलावा आपने अपनी मजमूई आमदनी बतानी होगी, दफ्तर का राब्ता नंबर बताना होगा। उसके अलावा अगर किसी जगह पर पहले आप किसी और जगह पर मुलाजमत कर रहे थे तो फिर आपने उस कंपनी का नाम लिखना होगा, उस वहाँ पर आपका ओहदा क्या था वो लिखना होगा। फिर आपने कब से लेकर कब तक आपने वो यहाँ पर नौकरी की है वो आपने लिखना होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि आप बिज़नेस पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर आप इसके लिए ये वाला नीचे जो सेकंड नंबर पर फॉर्म है आपने इसको फिल करना है। और अगर आप तनख्वाहदार तबके वाले हैं तो फिर आपने इस फॉर्म को खाली छोड़ देना है। सबसे पहले आपने अपने पेशे या रोज़गार का नाम लिखना होगा, फिर उसकी नौइयत लिखनी होगी कि आपकी जो है वो इंडस्ट्री जो आप किस जगह पर जो काम कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है या उसके अंदर पार्टनरशिप है या लिमिटेड कंपनी है, जो भी है। उसके बाद आपने अपने कंपनी या कारोबार का जो नाम है, जो पता है, वो लिखना हो। उसके बाद आपका कारोबार में हिस्सा कितना है वो लिखना है। फिर आपने अपने कारोबार की क़याम की तारीख लिखनी है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर अपना जो NTN नंबर है वो लिखना है। उसके बाद कारोबार की मुद्दत लिखनी है। उसके बाद टाइप ऑफ लीगल एंटिटी लिखनी है कि आप शराकतदार हैं, वाहिद मलकियत है, दीगर हैं, या किराएदार हैं, ज़ाती मलकियत है, या जो है दफ्तरी जगह है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि मंथली इनकम एक्सपेंडिचर्स आपके कितने हैं, ठीक है, ये दोनों पार्टीज़ ने यहाँ पर इसको फिल करना है। यहाँ पर आपने अपनी ग्रॉस इनकम लिखनी है, कुल आमदनी कितनी है, टैक्स कितना देते हैं, आजिर की जानिब से मिनहा की गई कर्ज कितना है। उसके बाद दीगर कटौतियाँ कितनी हैं, दीगर आमदनी कितनी है, कुल खालस आमदनी कितनी है। उसके अलावा आपका किराया कितना है, यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं, एजुकेशन के ऊपर आपका कितना खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा होता है, किचन वगैरह की जो होती हैं उनके ऊपर आपका कितना खर्चा आता है, जो आपके कार्ड्स वगैरह हैं या कर्ज़ की अदायगियाँ हैं, लोन पेमेंट्स हैं, वो कितनी हैं, फाइनेंसिंग की वापसी कितनी है, इंश्योरेंस या तकाफुल की जो अखराजात हैं वो कितने हैं, दीगर अखराजात कितने हैं, और कुल माहाना अखराजात कितने हैं, वो आपने यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद नीचे फिर आपने अपना यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, एप्लीकेंट सिग्नेचर। उसके बाद आपसे बैंकिंग डिटेल मांगी जाएगी। अब बैंकिंग डिटेल के अंदर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पहले से किसी बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो फिर आपने इसको खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है तो आपने बैंक का नाम लिखना है, बैंक की ब्रांच लिखनी है, सहूलत की नौइयत लिखनी है कि आपको वहाँ पर क्या सहूलत ले रहे हैं, मतलब आपने अकाउंट वहाँ पर पैसे जमा करवाने के लिए खोला हुआ है या वैसे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन के आपकी जो बकाया वाजिबुल अदा रकम है वो कितनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपने अपने ज़ाती असासे बताने होंगे, ठीक है, जिसकी यहाँ पर आपने बताना होगा कि असाजात की तफसील और तकसीम। अगर आपके पास कोई ज़मीन है, मकान है, गाड़ी है या दीगर असासे हैं तो आपने उनको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपने उनकी आगे मालियत वगैरह लिखनी होगी। इसी तरह आपने यहाँ पर अपनी जो मतलूबा फाइनेंसिंग के लिए जायदाद की तफसीलात है वो लिखनी होगी। यहाँ पर आपने जो जायदाद के मौजूदा मालिक का नाम है वो लिखना होगा, उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा, प्रॉपर्टी एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, बराए मेहरबानी उस जायदाद की तफसीलात फ़राहम करें जिसके लिए आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। यानी अगर आप किसी से घर ख़रीदना चाहते हैं या ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आपने जो जिस बंदे की ज़मीन है या जिसका घर है जिससे आप ख़रीद के उसके ऊपर मकान वगैरह बनाएंगे या उससे बना बनाया मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो ये जो डिटेल अभी मैंने आपको बताई है ये आपने उसकी लिखनी है, अपनी यहाँ पर नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख आपसे कहेगा कि ये नीचे आपने फिल करना है कि जायदाद की नौयत क्या है, खुला प्लाट है, घर है, अपार्टमेंट है, छतदार हिस्सा है। उसके बाद स्क्वायर फीट के अंदर आपने उससे पूछ लेना है कि ये कितने स्क्वायर फीट का रकबा है, वो आपको उसका मालिक बता देगा, फिर आपने इसको फिल करना है। अभी यहाँ से जो है 3-4 बयान हल्फियाँ आपको फिल करनी होंगी। नीचे आपने क्या करना है जी, यहाँ पर मैं, ठीक है, या हम, नीचे आपने अपना नाम लिखना है। ये लिखने के बाद इसके नीचे यहाँ पर आपने अपना दरख्वास्त लिखना होगा कि आपने ऊपर ये पूरी बयान अल्फ़ी पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं अगर पढ़ने लग गया तो घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर आगे डेट लिखनी होगी साइन करने के बाद। उसके बाद मरकज़ी दरख्वास्त गुजार का पता, कि जो बंदा जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है लोन के लिए, उसने अपना पता दोबारा यहाँ पर लिखना होगा, नाम लिखना होगा, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, दस्तखत करना होगा। उसके अलावा आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर दस्तखत है वो भी यहाँ पर करना होगा। उसके बाद आपने अपना थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान देना होगा। उसके बाद शरीक दरख्वास्त गुजार, ठीक है, कि अगर आप लोग को एप्लीकेंट है, ठीक है, कि दो बंदे मिलकर अगर ले रहे हैं तो फिर आपने ये नीचे वाला फॉर्म भी फिल करना है, शरीक दरख्वास्त गुजार। ये आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्म आपने फिल उस बंदे से भी फिल करवाना है। अगर आप अकेले ले रहे हैं तो फिर आपने इस फॉर्म को खाली छोड़ देना और इसके अंदर भी आपने तमाम तर वही तफसीलात लिखनी जो ऊपर आपको मैंने बताई हैं। उसके बाद फिर आपसे कहेगा ये नीचे जो फॉर्म है ये सिर्फ बैंक के इस्तेमाल के लिए, आपने इसके अंदर कोई भी इसको यहाँ पर फिल नहीं करना, फॉर बैंक यूज़ ओनली, ठीक है। यहाँ से फिर आपने आ जाना है जी पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर अब आपके लिए यहाँ पर फॉर्म बी आ जाएगा जिसके अंदर हिस्सा मुश्तरका दरख्वास्त गुजार इस फॉर्म का नाम है। तो सबसे पहले अगर आपके साथ कोई दो बंदे मिलकर लोन ले रहे हैं तो तब आपने ये फॉर्म फिल करना है। अगर एक बंदा अकेले ले रहा है तो फिर आपने ये फॉर्म जो है इसको खाली छोड़ देना है। लेकिन सिर्फ आप अगर दो बंदे ले रहे हैं तो ऊपर आपने अपनी डिटेल दी, नीचे अब आपने उस बंदे की डिटेल देनी है जो आपके साथ जो है शरीक है, ठीक है, आपका मुश्तरका दार है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो को एप्लीकेंट है इसकी तमाम डिटेल्स वही होंगी जो ऊपर मैंने आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताया था, उसके अंदर तमाम ये जो है हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप वही है। इसको मैं बार बार यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करता। उसके बाद ये आपसे फिर उसी बंदे की जो को एप्लीकेंट है उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा। इसके अंदर भी वही तमाम डिटेल्स हैं जो ऊपर आपने अपने वाले में फिल की होंगी। अगर आपको समझ ना आई तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा फॉर बिजनेस या पर्सनल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ओनली। तो उसके बाद ये क्या होगा कि अगर आपके जो है बिज़नेस वाले लोग, ये ऊपर जो था वो तनख्वाहदार तबके वाले लोगों का फॉर्म था, नीचे अब आ गया है बिज़नेस वाले जो तबके हैं या तनख्वाहदार जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनका फॉर्म है, उनका जो को एप्लीकेंट होगा उसका फॉर्म होगा। उसके लिए भी ये वही ऑक्यूपेशन यानी पेशा या रोज़गार का नाम पूछेंगे, उसकी नौयत पूछेंगे, कंपनी का नाम पूछेंगे, यही तमाम डिटेल जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह आपने इसको फिल करना है। फिर यहाँ पर बैंकिंग लायबिलिटीज़ हैं कि आपके बैंक के कोई है, मतलब कोई लोन वगैरह आपने देना है, वो आपने यहाँ पर तमाम तफसीलात देनी होंगी जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ज़ाती असासे इसके अंदर भी वही तरीकाकार है जो ऊपर मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट फॉर्म आगे आता है पेज नंबर 8 के ऊपर, हवाला जात के रेफरेंसेस, ठीक है। अब आपने यहाँ पर दो लोगों के हवाला जात देने होंगे जो कि गारंटी के लिए होंगे। एक बंदा जो आपका दफ्तरी रफीकार होगा, यानी आपके दफ्तर के अंदर आपके साथ बंदा काम करता हो, एक वो आपका रेफरेंस देगा, वो आपकी गारंटी देगा। और दूसरा बंदा जो आपका करीबी रिश्तेदार हो मगर आपके साथ वो रिहाइश पजीर ना हो, ठीक है। समझ आ रही है ना, कि मतलब आपका बेटा या वो, इसके लिए आपका जो है करीबी रिश्तेदारी से मुराद ये है कि आपका बेटा या आपकी बेटी इसके लिए ज़मानत नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका भाई या आपका भतीजा, आपका
भांजा इसके लिए देना चाहता है तो वो यहाँ पर दे सकता है अपना रेफरेंस। सबसे पहले दफ्तरी कारोबारी यानी दफ्तरी रफ़ीकार के लिए ऑफिस कोलीग, उसका नाम आपने लिखना है, उसका ओहदा लिखना है, उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसका रिहायशी पता लिखना है, उसका शहर लिखना है, उसके मुल्क का नाम लिखना है, उसके दफ्तर का नाम लिखना है, उसके दफ्तर का टेलीफ़ोन नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उसकी जो रिहाइशगाह का टेलीफ़ोन नंबर है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि हाउ लॉन्ग डू यू नो द रेफरेंस, ठीक है, कि आप कितने अरसे से महवाला अफराद को जानते हैं, फ़र्द को जानते हैं। तो आपने यहाँ पर जितने साल से एक दूसरे को जानते हैं आपने वो लिख लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं तो आपने 5 साल 10 साल जो भी हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो रेफरेंस आपने फिल करवाना होगा वो आपका जो करीबी रिश्तेदार होगा वो होगा, ठीक है। आपका खूनी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, बाकी आपके लिए हर कोई आपका जो रिश्तेदार है वो आपको इसके अंदर अप्लाई जो है कर सकता है। तो खूनी रिश्तेदार के अंदर भी आपके सिर्फ बेटा और बेटी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी आपको उसके लिए किसी का रेफरेंस दे सकते हैं, और इतना उसके अंदर इशू नहीं है। इसके अंदर भी आपने वही तमाम तर तफसीलात जो है यहाँ पर देनी होंगी जो ऊपर आपने जो आपका दफ्तर ऑफिस को ली है उसके बारे में देनी थी। फिर यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो है लीगल हेयर्स, कि आपके कानूनी वरसा कौन से हैं, ठीक है। आपके कानूनी वरसा के अंदर आपका जो है भाई आ जाता है, ठीक है, आपका बेटा आ जाएगा और आपकी बेटी आती है। इसी तरह फिर आपने अपने बेटों का नाम बेटियों का नाम यहाँ पर लिखना है, भाई का नाम आपने छोड़ देना है क्योंकि वो अलग हो जाएगा, ठीक है, उसको आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। यहाँ पर वो लिखने के बाद उनका नाम, उनकी उम्र, उनकी शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके जो आपके साथ रिश्ता है यानी रिलेशन है वो क्या है वो आपने लिखना होगा। उसके अलावा एग्जिस्टिंग बैंक डिटेल्स, आपकी मौजूदा बैंकारी की तफसीलात क्या हैं, कि आपका अगर किसी बैंक के अंदर खाता है, कोई अकाउंट है तो उसकी टाइप आपने लिखनी है कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, यहाँ पर आपने वो लिखना होगा। फिर आपने बैंक का नाम लिखना है, बैंक की ब्रांच का नाम लिखना है, और फिर ये आपसे पूछेगा कि आपने कितने अरसे से वहाँ पर खाता खुलवाया हुआ है, वहाँ पर आपका अकाउंट है तो उतने साल आपने यहाँ पर महीने दिन जो भी हैं वो आपने लिखने हैं। एक से ज़्यादा बैंक के अंदर अकाउंट हैं तो तमाम की डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है। फिर यहाँ से आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक और है वो है अंडरटेकिंग ऑप्शन फॉर फाइनेंसिंग टू अ रिलेटेड पार्टी, के मुतलका फ़रीक को फाइनेंसिंग के लिए रजामंदी का अख्तियार। अब ये वाला जो जो बयान हल्फी है ये जो आपके लीगल हेयर्स हैं इनकी तरफ से होगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को आपने चेक मार्क करना है नीचे, ठीक है जी। ये आपने जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपने अपना नाम, ज़ियत और शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये आपकी तमाम तार बैंक डिटेल्स होंगी, किसी बैंक के अंदर आपका अगर कोई अकाउंट वगैरह है तो वो आपने यहाँ पर नीचे ये तमाम आपको बता रहा है वो आपने लिखना है, ठीक है जो हो गया जी। यहाँ पर करने के बाद नीचे एप्लीकेंट दरख्वास्त गुजार के दोबारा यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने होंगे। अब आते हैं जी पेज नंबर 10 जो कि आखिरी पेज है, ये इसको आपने इंतहाई जो है केयरफुली इसको आपने फिल करना होगा। इंग्लिश के अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उर्दू के अंदर भी कर सकते हैं कि मैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना नाम लूँ, मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, वल्दियत मोहम्मद शरीफ, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना यहाँ पर लिखना होगा। का हामिल इकरार करता हूँ कि पूरी बैंकारी शोबा से मेरी मौजूदा बैंकारी की सहूलियात की तफसीलात, ठीक है, आपने यहाँ पर जो मौजूदा डेट है वो लिखनी है, तारीख़ तक दर्ज झेल है। उसके बाद नीचे फिर ये डिटेल्स वगैरह होंगी, ये तमाम डिटेल्स देने के बाद को एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है, ये जो को एप्लीकेंट्स होगा, ये ऊपर वाला जो फॉर्म था ये जो मैंने आपको ये वाला बताया है, ये अगर आप लोग अकेले अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने वो उसके लिए आपने अकेले जो है अप्लाई इसको फिल करना है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो फिर आपने ये नीचे वाला जो पेज नंबर 10 के ऊपर इकरारनामा है उसको आपने फिल करवाना है अपने को एप्लीकेंट से, जो आपके साथ आपका जो पार्टनरशिप पे आपके साथ जो लोन वगैरह हासिल कर रहा है, तो आपने उसकी डिटेल्स देनी है। अगर वो नहीं है तो आपने इसको यहाँ पर पेज नंबर 10 को बिल्कुल खाली छोड़ देना है, उसको आपने फिल नहीं करना। तो इस तरह से आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से। आपने आ जाना है गूगल के अंदर, और गूगल के अंदर आपने आकर सेलेक्ट करना है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। सिंपल आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सर्च नहीं करते तो आपने सर्च कर लेना है मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग प्रोग्राम मीज़ान बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये आपने यहाँ पर सर्च करना है, ये आप देख सकते हैं MERA मेरा, इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है उर्दू के अंदर। तो सबसे पहले आपके सामने मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर बिल्ड यूर ड्रीम होम। यहाँ पर आप नीचे आते जाएं तो ये देख सकते हैं तमाम सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ़ दे दूँ, जो लोग कहें आपको कि ये नेफ्टा का प्रोजेक्ट नहीं है, यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो प्रोजेक्ट है ये नहीं है, तो फिर आप लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं हमारे सामने। ये आप देखेंगे नया पाकिस्तान, ठीक है, प्रोडक्ट फीचर एंड बेनिफिट्स के नीचे आप देखेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्टा, ठीक है। जो इनकी नेफ्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी, इसका नाम भी नेफ्टा ही है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे टीयर 1 के अंदर प्रोजेक्ट है, ये नेफ्टा का प्रोजेक्ट है। ये जो पहले वाला प्रोजेक्ट है ये आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ले सकते हैं, लेकिन नीचे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉन नेफ्टा प्रोजेक्ट्स हैं। नॉन नेफ्टा नेफ्टा प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जो आप ये इसी स्कीम के तहत आपको लोन देंगे, लेकिन आपको ये उसके अंदर ये जो है एक्स्ट्रा आपको लोन देंगे, यानी बैंक अपनी तरफ से ये फैसिलिटी इसके अंदर ऐड कर रहा है। तो ये अब आपको यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपको कहेगा डाउनलोड, तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जिस तरह का फॉर्म मैंने अभी आपको फिल करवाने का तरीका करवा के बताया है। तो इसको आपने प्रिंट निकलवाना और इसी तरह से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेमेंट प्लान आपने यहाँ पर देख लेना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी जो माहाना एक साथ वगैरह हैं वो कितनी है, वो आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।